इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के डिस्क्रिप्शंस और उसकी मेथोडोलॉजी को समझा था और ये देखा था कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को करने की वजह क्या थी और उसको परफॉर्म करने के पीछे उद्देश्य और मेथोडोलॉजी क्या थी। और आज हम देखेंगे कि इस माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया, यानी कि इसका कंक्लूजन आज देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या रिजल्ट मिला। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में जो माइकलसन मोरले ने कैलकुलेट किया था फ्रिंज शिफ्ट, इससे पहले के लेक्चर में बता चुके हैं, फ्रिंज शिफ्ट जो था उसका फार्मूला निकाला था उन्होंने कैलकुलेट करने के बाद, n इज इक्वल टू 2LV² बाई C² लेमडा। इसमें L जो है वो डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम प्लेट थी और ये माइकलसन मोरले ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑलमोस्ट 11 मीटर रखा था। यानी कि अगर ये प्लेट मान लिया हमने, ये प्लेट है, लाइट यहाँ से फॉल हो रही है, तो इस प्लेट से एक मिरर इस डायरेक्शन में और ठीक इसके परपेंडिकुलर दूसरी मिरर बराबर दूरी पे यहाँ पर रखा था, M1 M2। तो ये डिस्टेंस जो थी ये दोनों बराबर थी, इसे ये L था और ये उनका करीब 11 मीटर था। V हमारी है, V स्पीड ऑफ अर्थ, ये लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी अर्थ चलती है सन के अराउंड। ये अर्थ की स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। C स्पीड ऑफ लाइट है, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और लेमडा जो वेवलेंथ इन्होंने इस्तेमाल किया था ये सोर्स से, ये लाइट जो आ रही थी ये येलो कलर की थी, 1500 एंगस्ट्रॉम की, यानी 5.5 × 10⁻⁷ मीटर। तो इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम इसमें रखें, L की वैल्यू LVC लेमडा, तो N की वैल्यू कैलकुलेटेड जो थी उनकी वो आ रही थी 0.4। ये कैलकुलेटेड वैल्यू थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इसको कैलकुलेट किया और उनका ये परसेप्शन था कि जो रिज़ल्ट आ रहा है कैलकुलेशन से वही रिज़ल्ट उनको एक्सपेरिमेंट में भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना जब शुरू किया तो जो फ्रिंजेस बनी, इस तरह की फ्रिंजेस जो बन रही थी, सर्कुलर फ्रिंजेस में फ्रिंज शिफ्ट जब उन्होंने निकालने की कोशिश की तो उनका राइडर, जिस फ्रिंज पर उन्होंने लगाया था राइडर, वो ज़रा सा भी शिफ्ट नहीं किया और कैलकुलेशन में 0.4 आना चाहिए था, मगर इसमें नो शिफ्ट मिला, कोई शिफ्ट नहीं मिला, नो शिफ्ट फाउंड। तो जो कैलकुलेटेड रिजल्ट था वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं हुआ और इसीलिए इसको एक तरह से नेगेटिव रिजल्ट कहा गया, नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। यानी कि द कैलकुलेटेड फ्रिंज शिफ्ट was not found in experiment। तो जो कैलकुलेट उन्होंने किया था फ्रिंज शिफ्ट निकालने के लिए वो उनको नहीं मिला और इसीलिए इसको नेगेटिव रिजल्ट कहा गया। तो जो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद माइकलसन मोरले ने जो कंक्लूजन दिया वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या अपना कंक्लूजन दिया और इसी को हम लोग सिग्निफिकेंस भी समझते हैं, या इस तरह से सिग्निफिकेंस ऑफ माइकलसन मोरले
एक्सपेरिमेंट, या यूँ समझें कि कंक्लूजन क्या था इस एक्सपेरिमेंट के बाद। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने काफ़ी समय दिया और साल के कई महीनों में अलग अलग टाइम पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया और अलग अलग जगहों पे किया, मगर रिजल्ट नहीं मिला और हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही मिला, यानी कि कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिला, किसी तरह का कोई फ्रिंज नहीं मिला। और इन्होंने जो इंटरफेरोमीटर बनाया था वो इंटरफेरोमीटर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू मेजरमेंट करने वाला था। वो फ्रिंज शिफ्ट के 1/10 को मेजर कर सकता था, मगर ये वन ऑलमोस्ट n इज इक्वल टू 0.4 आया था, लगभग 0.5, यानी कि 1/2 था, मगर फिर भी इस एक्सपेरिमेंट में ये शिफ्ट नहीं मिला। तो कंक्लूजन उन्होंने पहला पॉइंट वो ये दिया कि द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ईथर इन द एंटायर स्पेस ऑफ द यूनिवर्स आर अनडिटेक्टेबल, यानी कि पहला जो उन्होंने ये कहा कि देयर इज नो एनी मीडियम लाइक ईथर एग्जिस्ट इन स्पेस। तो उनकी हाइपोथेसिस जो थी, जो उन्होंने माना था पहले शुरू में कि ईथर एग्जिस्ट करता है और ईथर एक मीडियम है लाइट को ले जाने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने इस बात को खुद डिनाई किया और ये कहा कि इस तरह का कोई भी ईथर स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता था, और ये एक तरह का इट वाज अ मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट, यानी कि ईथर का कॉन्सेप्ट जो माना वो गलत था, किसी तरह का कोई ईथर एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये दिया, दूसरा कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट का, कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लाइट को किसी भी डायरेक्शन में छोड़िए, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, वो हर डायरेक्शन में सेम रहेगी, वो एक तरह कांस्टेंट है। वो अब परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल हो या टेंजेंशियल हो, लाइट की स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन उन्होंने ये दिया कि ए डिफरेंट सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन is needed at place of गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन था उनका, और इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ किया अपने वेलोसिटी में, तो उन्होंने c+v और c-v किया। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से दो वेलोसिटीज़, अगर कोई दो वेलोसिटीज़ एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी कॉमन, और अगर दोनों अपोजिट हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगी। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी को यूज करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निगेटिव रहा। तो सीधी सी बात है कि जिस कॉन्सेप्ट को लेके अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है और वो अपने उद्देश्य में नाकाम रहता है, तो इसका मतलब उस कॉन्सेप्ट में कहीं कोई कमी है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जगह कोई एक नया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन चाहिए जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके या इस चीज़ को सही कर सके। तो इन्होंने ये कंक्लूजन 3 दिया। पहला ये दिया कि किसी तरह का कोई मीडियम नहीं है ईथर जैसा। दूसरा उनका रिजल्ट था कि स्पीड ऑफ लाइट किसी भी डायरेक्शन में हो वो कांस्टेंट रहती है। और तीसरा
गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कोई कमी है और इस गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जगह कोई और ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो एक्चुअली में गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड है, क्लासिकल मैकेनिक्स से, और ये बिल्कुल सही वर्क करता है फॉर लो वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड काफ़ी कम होती है तब गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करता है, लेकिन एट हाई स्पीड, जब स्पीड बहुत ज़्यादा होने लगती है सी के अप्रोच में, तो उस वक्त गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जैसा कि माइकलसन मोर्ले ने सजेस्ट किया। तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बाद 1905 में आइंस्टाइन ने एक ब्रेक थ्रू आइडिया दिया, रिवोल्यूशनरी वर्क किया, जिसको हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। और इन्होंने जो कहा उसको पॉस्टुलेट्स का नाम दिया गया। तो आइंस्टाइन के दो पॉस्टुलेट्स हैं, टू पॉस्टुलेट्स या दो थ्योरीज हैं, टू पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो 1905 में आइंस्टाइन ने दो रूल्स दिए जिसे हम लोग पॉस्टुलेट्स कहते हैं, और इसने बिल्कुल उस मामले को सही कर दिया, जिसकी वजह से हम माइकलसन मोर्ले ने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने प्रूव किया आइंस्टाइन ने कि किसी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए या लाइट को चलने के लिए, किसी तरह के मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने दो जो थ्योरीज दी थी स्पेशल थ्योरी की, वो कुछ इस तरह की हैं। पहला थ्योरी था द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। इनका कई कहना था पहली थ्योरी में कि द लॉ ऑफ फिजिक्स इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो फ्रेम हैं और दोनों फ्रेम में से दोनों इनर्शियल हैं एस, और एक फ्रेम है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से एस डैश, मान लिया हमने ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इन दोनों फ्रेम में कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होंगे, सारे रूल्स एक जैसे काम करेंगे। पहला इनका नियम था, ये प्रिंसिपल इक्विवेलेंस था, लेकिन शर्त ये थी कि दोनों इनर्शियल होना चाहिए। इनर्शियल का मतलब या तो रेस्ट में हो या मोशन में हो, लेकिन वो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट। ऐसे दो फ्रेम जो इनर्शियल हैं, दोनों में एक ही लॉ काम करेगा, अलग अलग रूल्स काम नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इसका कहना था दूसरा सेंटेंस में कि जो लाइट की स्पीड होगी वो हर इनर्शियल फ्रेम में कांस्टेंट रहेगी वैक्यूम में, और वो सी के बराबर होगी। यानी कि इसका सीधा मतलब कि आप सी में न तो कुछ जोड़ सकते हैं और न ही कुछ घटा सकते हैं। नथिंग कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्पीड ऑफ लाइट। तो आइंस्टीन के हिसाब से अगर किसी की वेलोसिटी लाइट की स्पीड सी है तो आप उसमें किसी और वेलोसिटी को जोड़ या घटा नहीं सकते। यानी कि जो माइकलसन मोर्ले ने एक्सपेरिमेंट में सी प्लस वी और सी माइनस वी किया था, ये रॉन्ग था, एक्सेप्टेबल नहीं था ये चीज़, क्योंकि सी में आप न तो कुछ जोड़ सकते हैं और न ही कुछ घटा सकते हैं, और इसी वजह से उनका रिज़ल्ट उस वक्त निगेटिव आया। तो आइंस्टाइन ने उनके इस सोच को गलत किया
कि आप सी में कुछ न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट अल्टीमेट वेलोसिटी होती है। सी इज़ अल्टीमेट वेलोसिटी इन नेचर। तो माइकलसन मोर्ले ने ये जो कॉन्सेप्ट लिया था गैलीलियन का, वो यहाँ फेल कर जाता है, क्योंकि सी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वेलोसिटी अर्थ की बहुत कम है। तो सी की अगर कॉमन सेंस देखें तो सी इज इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और बी है आपका सिर्फ ओनली 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों को हम न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं, क्योंकि इसमें से अगर हम जोड़ेंगे भी तो ऑलमोस्ट ये सी के इक्वल ही होगा। तो इसीलिए माइकलसन मोर्ले को अपने रिजल्ट में निगेटिव रिजल्ट मिला, क्योंकि उन्होंने सी में बी को जोड़ दिया था और घटा दिया था। आइंस्टाइन ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि आप सी में न कुछ जोड़ सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। लेकिन जो माइकलसन मोर्ले ने सजेस्ट किया था कि एक नया सेट चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इसकी ज़रूरत थी। और आगे चल के लॉरेंज ने एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया अपनी तरफ से, जो हाई स्पीड पे वर्क करता था। लॉरेंज गेव हाई स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो लॉरेंज ने आगे चल के एक नया ट्रांसफॉर्मेशन दिया, जिसको हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, जो जनरलाइज्ड इक्वेशन था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, और जिसमें हम हाई स्पीड पे भी वो इक्वली वर्क करता था जितना कि वो लो स्पीड में करता था। तो अब हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है? सिंस द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल्स टू एक्सप्लेन द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट, also it violates both the postulates of स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि सी में हम न जोड़ सकते न घटा सकते। माइकलसन मोर्ले ने सी में वेलोसिटी ऑफ अर्थ को जोड़ दिया था। देन लॉरेंट्ज गेव न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नोन एज लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसमें उन्होंने क्या किया कि फ्रेम लिया दो, ये फ्रेम है एस है हमारा, ये फ्रेम है एक स्टेशनरी फ्रेम है, और ये फ्रेम है जो मूव कर रहा है बी वेलोसिटी से, और कोई पार्टिकल है जो इस फ्रेम में है। तो इसकी जो पोजीशन होगी पार्टिकल की, वो हमारी एक्स वाई जेड होगी इसके रिस्पेक्ट में, और इसके रिस्पेक्ट में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। तो गैलीलियन के हिसाब से सिंपल जो फार्मूला था, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, और एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, और टी डैश इज इक्वल टू टी। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था, और इसी को बेस मान के माइकलसन मोर्ले जो एक्सपेरिमेंट किया वो फेल कर गए। तो लॉरेंज ने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन दिया जो हाई स्पीड पे वर्क करता था, और उन्होंने ये कहा कि गैलीलियन में जो कमी थी उसको पूरा किया लॉरेंज ने। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, लॉरेंज ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिया था और किस तरीके से उन्होंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की कमी को दूर किया। तो इसके लिए हम सबसे पहले फ्रेम लेंगे। ये हमने मान लिया कि एक फ्रेम है, स्टेशनरी फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम, जो रेस्ट में है, ऐसे रुका हुआ है एक्स वाई जेड, और एक और फ्रेम है इनर्शियल फ्रेम जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। ये हमको होने वाली एस डैश, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इस पॉइंट, हमने एक पॉइंट ले लिया, इस मूव करते हुए फ्रेम में कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ से दोनों फ्रेम से अलग अलग देखने पे ये पॉइंट पी हमने मान लिया। तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड टी अकॉर्डिंग टू एस, और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश।
ये मैंने मान लिया। अब हमको एक्स में और एक्स डैश में एक रिलेशन निकालना है, लेकिन वो रिलेशन क्या होगा? तो जैसा कि गैलीलियो ने कहा था, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस बी टी। ये गैलीलियो ने दिया था। इसमें लॉरेंट ने कहा कि इसमें कुछ कमी है, और उन्होंने अपनी तरफ से एक कांस्टेंट लगा दिया, गामा। ये गामा उन्होंने जो अपनी तरफ से लगाया, ये गामा कांस्टेंट लगा दिया अपनी तरफ से। ये कहा कि हो सकता है कि गैलीलियो में ये कमी हो, उन्होंने अपनी तरफ से एक कांस्टेंट लगा दिया। अब चूंकि आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी के हिसाब से फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, पहला पोस्टुलेट था, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस कोऑर्डिनेट से देखें तो वही फिजिक्स लगनी चाहिए जो इसमें लगी है। तो इसको हम चेंज कर दें, अगर एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका गामा एक्स डैश प्लस बी टी डैश। यहाँ पर लॉरेंट ने एक नई चीज़ कही कि टी और टी डैश सेम नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये कतई ज़रूरी नहीं कि टाइम भी सेम हो, यानी कि अगर किसी की घड़ी में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो किसी फास्ट मूविंग फ्रेम में ये कतई ज़रूरी नहीं 1 घंटे में वहाँ पर भी 60 मिनट हो। नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि उस स्पीड के हिसाब से 1 आवर में 72 मिनट हो। ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। और ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो लॉरेंट ने दिया कि टाइम में बी चेंज, न्यू कॉन्सेप्ट। टाइम डिफरेंस में बी चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो ये दोनों इक्वेशंस उन्होंने दिए। इक्वेशन नंबर 1 ये था, इक्वेशन नंबर 2 ये था। इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके उन्होंने एक नया फार्मूला दिया। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, एक्स और एक्स डैश को। तो हमारा x इज इक्वल टू है गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, एंड एक्स डैश इज इक्वल टू है गामा एक्स माइनस वी टी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें अगर हम, तो यहाँ से ले हम x इज इक्वल टू गामा, और x डैश की जगह हम ये वैल्यू रख दें अगर, गामा x माइनस वी टी और प्लस वी टी डैश। या इसको हम इस तरह कर सकते हैं, एक्स बाई गामा गामा एक्स ब्रेक कर दें इससे, माइनस गामा वी टी प्लस वी टी डैश। और टी डैश की वैल्यू निकालना है हमें। टी डैश इक्वल टू होगा, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्स बाई वी गामा यहाँ से, माइनस गामा एक्स बाई वी, ये माइनस में जाएगा इधर, प्लस गामा टी, ये भी कैंसिल हो जाएगा इस साइड जाने पर, ये इतना आएगा। या इसको सिंपल कर सकते हैं, टी डैश इज इक्वल टू गामा टी, इसको आगे कर लिया, और यहाँ से हमने माइनस गामा एक्स बाई वी कॉमन ले लिया ये टर्म, तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस एक्स बाहर आ चुका है इसमें से, गामा बाई वी है, ये चेंज हो जाएगा 1 बाई गामा स्क्वायर। ये टी डैश की वैल्यू आई, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया।
अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सेकेंड पॉस्टुलेट के हिसाब से अगर हम देखें तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है किसी भी फ्रेम में। स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, यानी कि x इक्वल टू, अगर हम सी टी लें तो x डैश इक्वल टू सी टी डैश होगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों इनर्शियल है। तो इस कंडीशन को हम अगर हम यहाँ रखें इस इक्वेशन में, तो जहाँ पर x डैश है वहाँ पे सी टी डैश रखेंगे। सी टी डैश इज इक्वल टू गामा सी टी माइनस बी टी एंड सी टी, ऊपर इस क्वेश्चन यहाँ पर x इक्वल टू गामा सी टी डैश प्लस बी टी डैश। और यहाँ से सॉल्व कर अगर हम, तो सी टी डैश इज इक्वल टू गामा टी कॉमन ले लेंगे तो सी माइनस बी, और यहाँ से अगर हम देखें तो सी टी इज इक्वल टू गामा, यहाँ टी डैश कॉमन ले लेंगे सी प्लस बी। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें आपस में अगर दोनों इक्वेशन को, तो जो आएगा वो आएगा सी स्क्वायर टी टी डैश इज इक्वल टू गामा टी टी डैश सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या दोनों में साइड से टी टी डैश काम कैंसिल हो जाएगा। सी स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या 1 बाई गामा स्क्वायर को हम देखें अगर, तो ये बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कांस्टेंट, या गामा इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो लॉरेंट्ज ने जो अपनी तरफ से कांस्टेंट माना था उसकी वैल्यू उन्होंने ये निकाली 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था। तो अब इस हिसाब से जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हमारा होगा एक्स डैश एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, और गामा की जगह अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वाई डैश में कोई चेंज नहीं होगा, ये वाई वाई रहेगा क्योंकि हमारा फ्रेम एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। टी डैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी, टी डैश इक्वल टू यहाँ से हम देखें इस क्वेश्चन से, तो टी डैश की वैल्यू जो आई थी वो आई थी हमारी, यह था गामा टी गामा एक्स 1 बाई स्क्वायर, तो गामा टी माइनस गामा एक्स बाई वी स्क्वायर 1 माइनस 1 पान गामा स्क्वायर, या इसको हम इस तरह करें गामा टी माइनस गामा एक्स बाई वी, और 1 माइनस गामा स्क्वायर जो हम रखें यहाँ से रखें हम 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से, तो 1 माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी कि टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस गामा एक्स बाई वी, और इंटू 1 1 कट जाएगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ से टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस वी कैंसिल हो जाएगा गामा एक्स बाई वी सी स्क्वायर। गामा इसमें से कॉमन निकालें हम, गामा निकालें कॉमन, तो बचेगा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर बचा, और गामा की वैल्यू हम जानते हैं जो निकाला था टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
ये टाइम आया तो लॉरेंट ने जो नया इक्वेशन दिया, लॉरेंट्स ने, पहला इक्वेशन हो गया एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दूसरा वाई डैश इक्वल टू वाई। तीसरा जेड डैश इक्वल टू जेड। और टी डैश इक्वल टू चौथा टी माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये नया ट्रांसफॉर्मेशन दिया लॉरेंट ने, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हाई स्पीड एज वेल एज लो स्पीड दोनों पे इक्वली काम करता है।